हे वेलकम बैक टू आवर चैनल अपकमिंग एग्जाम्स। आज के वीडियो में हम वीकली करंट अफेयर्स 2025 जो कि 1 जुलाई से 7 जुलाई का है उसे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम 4 से 7 जुलाई का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम सभी क्वेश्चंस को देखेंगे और ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही सिलेक्टेड हैं, इम्पोर्टेंट हैं और एग्जाम ओरिएंटेड हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आइए देखते हैं आज के वीडियो का पहला सवाल कौन सा है। पहला सवाल है 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो देखिए 1 जुलाई को 3 दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे, जीएसटी दिवस और एसबीआई दिवस। अब हम डिटेल्स में थोड़ा समझते हैं इसे। तो देखिए ये जो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस है ये मनाया जाता है डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती पर। अब ये विधान चंद्र रॉय कौन है? तो देखिए ये एक बहुत ही फेमस डॉक्टर होने के साथ साथ वेस्ट बंगाल के दूसरे नंबर के सीएम थे, इसे ध्यान रखिएगा। इनको भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मिला हुआ है जो कि मिला था 1961 में। और भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है। इसके साथ में थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो थीम है बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स। दूसरा जीएसटी दिवस यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये देखिए लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। किस समिति के सुझाव पर यह लागू हुआ था? तो विजय केलकर समिति के सुझाव पर लागू हुआ था। इसके साथ में इसको लागू करने वाला जो पहला राज्य है भारत का वो है असम और जो आखिरी है वो है जम्मू एंड कश्मीर। 4 टाइप्स का जीएसटी होता है। पहला होता है सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी, यूटी जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी। ये 4 टाइप का जीएसटी होता है। इसके बाद जो थर्ड है वो है एसबीआई दिवस यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये 1 जुलाई को ही सेलिब्रेट होता है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1955 में। देखिए एसबीआई जो है उसका जो पूर्व नाम था वो इंपीरियल बैंक था और ये भारत की सबसे बड़ी सरकारी बैंक है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो है सीएस सेट्टी। तो देखिए जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं ना तो आप थोड़ा सा डिटेल में जाके अगर आप देखते हैं तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी और लंबे समय तक याद रहेंगी। दूसरा सवाल है भारत का पहला वन्यजीव गलियारा किस राज्य मार्ग पर बना है? तो ये बना है दिल्ली मुंबई राज्य मार्ग पर जिसका नाम है अभिनव मार्ग। इसकी जो लंबाई है वो है 12 किलोमीटर। नेक्स्ट सवाल है जून 2025 में रॉ के नए सचिव कौन बने हैं? रॉ क्या होता है? रॉ एंड एनालिसिस विंग। देखिए इसके जो सचिव नियुक्त हुए हैं वो हुए हैं पराग जैन जो कि रवि सिन्हा के स्थान पर आए हुए हैं। रॉ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी वर्ष 1968 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। अब ये रॉ क्या होता है? तो देखिए भारत के जितने भी विदेशी मामलों की जो खुफिया एजेंसी होती है उसे ही रॉ बोला जाता है। इसके जो सचिव होते हैं उसका जो कार्यकाल होता है वो 2 इयर्स का होता है। अच्छा, इसके साथ में एक पॉइंट और आप ध्यान रखें, ये जो पराग जैन है इनका अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था पहलगाम अटैक को लेकर। इसमें इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला सवाल है मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस असेसमेंट में, इसको देखिए, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन। इसमें जो शीर्ष राज्य है वो है केरल। इसको जो रेटिंग मिला है वो मिला है वेरी गुड और स्कोर किया है इसने 76.22% आउट ऑफ 100। ठीक है। बेस्ट यूटी में देखिए तो है चंडीगढ़ और सबसे निम्न में है लद्दाख। इसको रेटिंग मिला है कमजोर और स्कोर मिला है 34.9%। अब सवाल उठता है कि केरल राज्य को किस क्षेत्र में शीर्ष स्थान मिला है? तो केरल के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं और वन्यजीव अभ्यारण्य हैं इन सब के प्रबंधन में देश में जो टॉप पर जो स्टेट है वो है केरल।
अब क्योंकि यहाँ पर बात आया है राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्यों का, तो मैक्सिमम जो नेशनल पार्क हैं भारत में वो है मध्य प्रदेश में। टोटल कितने हैं? 12। और मैक्सिमम टाइगर रिजर्व वो भी एमपी में ही है, जो कि है 9। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत में भूमि और समुद्री बंदरगाह के माध्यम से बांग्लादेश से किस वस्तु के आयात पर प्रतिबंध लगा है? तो यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, यहाँ भूमि और समुद्री मार्ग से बोला जा रहा है, तो जूट के आयात पर प्रतिबंध लगा है। बांग्लादेश के जो अंतरिम सरकार है अभी वर्तमान में वो है मोहम्मद यूनिस। यहाँ की जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर थी वो कौन थी? शेख हसीना, जो कि 5 अगस्त 2024 से वहाँ से फरार हैं। अभी हाल ही में देखें तो उनको सजा भी मिली है 6 मंथ की। बांग्लादेश का जो कैपिटल है वो है ढाका। अगला सवाल है, किस मंत्रालय के द्वारा GOI स्टैट्स ऐप लॉन्च किया गया है? GOI जिसका फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टैट्स का मतलब है स्टैटिस्टिक्स, और ये लॉन्च हुआ है सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। ये जो ऐप है इसके अंतर्गत जितने भी आधिकारिक सरकारी आंकड़े हैं से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो आम लोगों तक पहुंचना संभव होगा इस ऐप के थ्रू। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में स्काई ट्रैक्स अवार्ड में दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन किसे बताया गया है? तो इसका आंसर होगा कतर एयरवेज। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे सुरक्षित एयरलाइन कौन सा है, तो वो है एयर न्यूजीलैंड। नेक्स्ट सवाल है, यूएस चेस कप मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसे जीता है आर प्रज्ञानंद ने। ये भारत में टॉप पर हैं, लेकिन अगर ग्लोबली देखें पूरे विश्व में तो इनका स्थान है 4था। इसका जो आयोजन हुआ था ये हुआ था उज्बेकिस्तान के ताशकंद में। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, किस राज्य ने हेजिंग डेस्क स्थापित किया है? तो इसको स्थापित किया है महाराष्ट्र ने। किसके सिफारिश पर? तो वर्ल्ड बैंक के सिफारिश पर इसको स्थापित किया गया है। उद्देश्य क्या है? तो किसानों को उपज का जो उचित मूल्य है वो मिलने के लिए हेजिंग डेस्क को स्थापित किया गया है। इसमें अभी स्टार्टिंग में कुछ उपज हैं जो शामिल हैं, उसमें कॉटन है, मेज है, हल्दी है। स्टार्टिंग में ये फसल शामिल है, बाद में और भी इसमें ऐड होगा। महाराष्ट्र के सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है, कौन से देश ने H2A रॉकेट से जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो इसको किया है जापान ने। उपग्रह का नाम है GoSat GW। जापान के पीएम कौन है? शिगेरू इशिबा। और जापान का कैपिटल क्या है? तो वो है टोक्यो। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है, जून 2025 में G7 देशों के द्वारा अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कितना प्रतिशत वैश्विक न्यूनतम कर व्यवस्था में छूट देने को सहमत हुई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 15%। देखिए अभी अमेरिका के जो दूसरी बार डोनाल्ड ट्रंप जो है वो राष्ट्रपति हुए हैं और उन्हीं के द्वारा ये मांग हुई है G7 देशों से कि उन्हें 15% की छूट मिले। तो G7 2025 देखें तो ये आयोजित हुआ था कनाडा में, और OECD की स्वीकृति के बाद से ही ये जो छूट है वो प्रारंभ होगा। OECD जिसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। फिर से सुनिएगा, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसकी स्वीकृति के बाद ही G7 कंट्रीज के द्वारा अमेरिका के जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उसको 15% का न्यूनतम टैक्स का छूट मिलेगा। अगला सवाल है, कौन से देश ने सिंक HG प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है? तो इसको प्रारंभ किया है ब्रिटेन ने। ये क्या है देखिए, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है सिंथेटिक ह्यूमन जीनोम। ठीक है, ये सिंथेटिक मानव जीनोम योजना है जो 5 इयर्स के लिए स्टार्ट हुआ है। इस योजना के तहत क्या होगा, तो मानव का DNA से संबंधित स्टडी
किया जाएगा इसके अंतर्गत। नेक्स्ट सवाल है, न्यूयॉर्क सिटी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है राधानाथ स्वामी। ये कौन है? ये इस्कॉन के पुजारी हैं और स्वामी भी हैं। तो इनको मिला है न्यूयॉर्क सिटी सम्मान 2025। चलिए, इसके बाद में ये आ गया आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, ये है, चुनाव आयोग ने कितनी राजनीतिक पार्टियों का रजिस्ट्रेशन को रद्द किया है? आंसर होगा 345 राजनीतिक पार्टियों का रजिस्ट्रेशन को चुनाव आयोग ने बंद किया है। ये वो पार्टियां होती हैं जिन्होंने 2019 के बाद से चुनाव नहीं लड़ा है। देखिए, वर्तमान में हम देखें तो 2800 से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियां हैं जो कि पंजीकृत हैं। अब उसमें से ये जो 345 पार्टियां हैं ये एक्टिव ही नहीं है, इसीलिए इनका रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया है। इसके साथ में देखिए, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो हैं ज्ञानेश कुमार, इम्पोर्टेंट है। और चुनाव आयोग का जो उल्लेख है वो हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 354 में इसका उल्लेख किया गया है। इसके साथ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए, ये ऐसी पार्टियां जो एक्टिव नहीं होती, इनको लेटर पैड पार्टियां भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेटर पैड पार्टी, इसे लेटर पैड पार्टी भी कहा जाता है। ये पॉइंट को भी आप ध्यान रखेंगे। 2025 के चुनाव में देखें तो देखिए 2800 पार्टियों में से केवल 750 पार्टीज ने ही भाग लिया था, बाकी पार्टीज एक्टिव ही नहीं थी। तो अभी वर्तमान में 345 के रजिस्ट्रेशन को समाप्त किया गया है। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। केंद्र द्वारा ELI योजना के अंतर्गत 2 वर्षों में कितनी नौकरियां दी जाएगी? तो केंद्र के द्वारा ELI योजना यानी कि एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इसका इंग्लिश नाम है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो नाम से ही आप समझ रहे होंगे इसके अंतर्गत कितनी नौकरियां मिलेंगी। तो 3.5 CR नौकरी मिलेगी लोगों को भारत में। इसमें हर क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा, चाहे वो शहर के हों, गांव के हो, हर क्षेत्र के लोगों को इसमें लाभ मिलेगा। अब इसका देखिए, इसका उद्देश्य मुख्यतः क्या है सरकार का? तो इसमें उद्देश्य ये है कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं, जितने भी गवर्नमेंट कंपनीज हैं, स्टार्टअप हैं, इन सभी क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को लाया गया है। चलिए, अगला इंपॉर्टेंट सवाल है, पहला प्रौद्योगिकी प्रदर्शन कार्यक्रम जिसका नाम है टेक वर्षा 2025, ये किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च हुआ है? तो ये लॉन्च हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय कौन है? तो वो है अश्विनी वैष्णव। कौन है? अश्विनी वैष्णव है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है और ध्यान रखिएगा कि ये पहला प्रौद्योगिकी प्रदर्शन कार्यक्रम है जिसका नाम क्या रखा गया है? टेक वर्षा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, भारत का पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल का आयोजन कहां पर हुआ है? तो एस्ट्रो यानी कि ये एस्ट्रोलॉजी का शॉर्ट नेम है, इसे आप इंग्लिश में देखेंगे तो समझ में आएगा। तो ये हुआ है लेह लद्दाख में। देखिए, इसका उद्देश्य क्या है? तो लद्दाख को भारत का एस्ट्रो टूरिज्म हब के रूप में विकसित करना, ये इसका उद्देश्य है। अगला सवाल है, हाल ही में कितने रुपए के निवेश के साथ केंद्र ने रिसर्च एंड इनोवेशन योजना को मंजूरी दी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा 1 लाख CR। और इसका जो उद्देश्य है वो है प्राइवेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। अब यहाँ आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे ट्रिपल स्टार क्वेश्चन समझ सकते हैं आप। देखिए, ये सवाल है, किस देश ने वन बिग ब्यूटीफुल बिल को पारित किया है? तो राइट आंसर होगा USA, जो कि यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप हैं यहाँ के प्रेसिडेंट। और ये वर्तमान में देखें तो अब ये कानून बन चुका है वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर के बाद। ये कानून जो है ये अमेरिका के आर्थिक नीति, बॉर्डर सिक्योरिटी और टैक्स सिस्टम में बदलाव लाएगा। और इस पर जो हस्ताक्षर किया है वहाँ के राष्ट्रपति ने, वो
स्वतंत्रता समारोह के दौरान, अमेरिका के 249 स्वतंत्रता समारोह के दौरान इस बिल पर हस्ताक्षर हुआ है। इसके साथ में एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा कि देखिए एलन मस्क जो है, इस बिल के वजह से वो डोनाल्ड ट्रंप के प्रतिद्वंदी के रूप में सामने आ रहे हैं। उन्होंने भी इसके साथ में ये घोषणा की है कि अगर ये बिल कानून बनता है तो वो भी अपना एक नया पार्टी लाएंगे, उसका नाम होगा अमेरिका पार्टी। अब देखिए ये जो यूएसए होता है, इसका जो पार्लियामेंट है इसमें भी अपर हाउस है और लोअर हाउस है। अपर हाउस जो है इसको बोलते हैं सीनेट, और लोअर हाउस जो है इसको बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो इन दोनों से ही ये पास हो गया है, और फाइनली पास होने के बाद ये बिल अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बन चुका है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखें। इसके साथ में अगला क्वेश्चन है, नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2021 के स्थान पर किस पॉलिसी को कैबिनेट ने मंजूरी दी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जो है ये है खेलो भारत नीति 2025। ये कब लागू हुआ है? तो 1 जुलाई 2025 को। लक्ष्य क्या है? तो 2047 तक खेल के क्षेत्र में विश्व के टॉप 5 देशों में शामिल होना इसका लक्ष्य है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला सवाल है, हाल ही में पीएम मोदी ने घाना देश की यात्रा की। ये घाना में उनकी कौन सी यात्रा है? तो ध्यान रखिएगा, घाना में पीएम मोदी की ये पहली यात्रा है। इससे पहले भी भारत के 2 प्रधानमंत्री घाना जा चुके हैं। सबसे पहली बार गए थे जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू गए थे, और ये 1957 में गए थे। इसके बाद गए थे PB नरसिम्हा राव, जो 1995 में घाना की यात्रा पे गए थे। तो हाल ही में देखिए पीएम मोदी ने 5 देशों की यात्रा की है। इसमें घाना है, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया। इन 5 देशों की यात्रा पर ये निकले हुए हैं 2 जुलाई से 9 जुलाई के बीच में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार मिला है? तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही देखा कि पीएम मोदी घाना देश की यात्रा पे गए थे, तो घाना देश का ही सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार इन्हें मिला हुआ है, और ये पीएम मोदी को मिलने वाला 24वां सम्मान है। यानी अब तक पीएम मोदी को टोटल 24 सम्मान मिल चुके हैं। घाना के जो राष्ट्रपति हैं ये हैं जॉन महामा, और यहाँ की राजधानी है अकरा। अगला सवाल है, जुलाई 2025 में राष्ट्रीय लोक सहयोग और बाल विकास संस्थान NIPCCD, इसका नाम चेंज हुआ है और ये बदलकर हुआ है सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान, यानी कि NIPCCD का अब वर्तमान नाम सावित्रीबाई फुले के नाम पर रहेगा। अब यहाँ पर सावित्रीबाई फुले कौन है? तो ये एक समाज सेविका थी, और इसके साथ में ये भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत का स्थान है 3रा। टॉप पर है अमेरिका और दूसरे पर है चीन। देखिए भारत के पास अभी वर्तमान में जो टोटल स्टार्टअप्स है यानी यूनिकॉर्न जो कंपनीज हैं वो 64 है। टॉप पर 758 नंबर के साथ अमेरिका टॉप पर है, और चीन 343 यूनिकॉर्न के साथ दूसरे स्थान पर है। अब यूनिकॉर्न कंपनीज क्या होता है? तो देखिए यूनिकॉर्न एक तरह का स्टार्टअप है जिसका मार्केट वैल्यूएशन $1 बिलियन के बराबर या उससे अधिक होती है। ऐसी कंपनीज को यूनिकॉर्न कंपनीज कहते हैं। तो ये डबल स्टार क्वेश्चन है। अगला सवाल है, 3 जुलाई 2025 को तालिबान सरकार को किस देश ने आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है? डबल स्टार क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसको मान्यता दी है रूस की सरकार ने, और इसकी घोषणा किसने की है? तो रूसी विदेश मंत्रालय के द्वारा इसकी घोषणा हुई है। अब ये जो तालिबान है ये क्या है? ये एक आतंकवादी संगठन था, लेकिन हम इसके बैकग्राउंड में जाकर देखें तो तालिबान जो है उसने अफगानिस्तान पर 2021 में कब्जा किया था। कहाँ किया था? अफगानिस्तान पर, और वहाँ पर सरकार थी अशरफ गनी की। उसके सरकार को हटाकर उन्होंने अपना खुद का शासन वहाँ पर स्थापित किया था। अभी देखें तो वो लोग अपना मंत्रिमंडल ये सारा कुछ प्रॉपर वे से अपना शासन चला रहे हैं तालिबान में।
तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता किसने दी है? रूस की सरकार ने दी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को कितने वर्षों की सजा मिली है? तो इनको सजा मिली है 6 मंथ की। कारण क्या है? तो इन्होंने अदालत की अवमानना की है। अब ये जो शेख हसीना है ये 5 अगस्त 2024 से बांग्लादेश में नहीं है और इन्होंने भारत में शरण लिया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए अभी वर्तमान में देखें तो यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं, जिसे अंतरिम प्रधानमंत्री भी कहते हैं, वो हैं मोहम्मद यूनुस। अच्छा, ये जो शेख हसीना थी ये किस पार्टी की थी? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये थी आवामी लीग की, आवामी लीग पार्टी की ये प्रधानमंत्री थी। अगला सवाल है, खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो आपने खेलो इंडिया का बहुत सारा गेम्स देखा होगा टीवी पर, लेकिन जल खेल महोत्सव ये नया है। तो ये आयोजित हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में। तो जम्मू एंड कश्मीर में ही श्रीनगर के डल झील में इसका आयोजन हुआ है। पहला खेलो इंडिया बीच गेम भी हुआ था, यानी कि समुद्र के किनारे, ये हुआ था दीव में। तो ये दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, 12वां पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये बीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड है। ये हुआ है बिहार के राजगीर में। ये देखिए, ये प्रत्येक वर्ष जो हॉकी है ये प्रत्येक 4 वर्ष पर आयोजित होता है। लास्ट बार हुआ था 2022 में और इसमें जो विजेता हुए थे वो दक्षिण अफ्रीका हुआ था। अब यहाँ पर देखिए, आप देख रहे होंगे कि 4 इयर्स के अंतराल पे ये होता है, ये गेम होता है। लेकिन यहाँ 2022 है। तो 2022 इसलिए है क्योंकि 2021 में ही ये होने वाला था, लेकिन कोविड की वजह से नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये 2022 में हुआ। लेकिन एक्चुअल डेट 2021 से ही काउंट हो रहा है। तो इसीलिए 2025 में जो है ये आयोजन हुआ है 12वां हॉकी एशिया कप। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माउंट अल्ब्रस पे चढ़ने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र का व्यक्ति कौन है? तो ये है तेगवीर सिंह और इनकी उम्र जो है वो देखिए केवल 6 साल की उम्र है इसकी। और ये जो माउंट अल्ब्रस है ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। देखते हैं अगला सवाल। तो ऋषि सुनक के स्थान पर ब्रिटेन के नए पीएम कौन बने हैं? तो ये हैं कीर स्टारमर, जो कि किस पार्टी के हैं? ये हैं लेबर पार्टी के। और ये जो ऋषि सुनक हैं ये कंजर्वेटिव पार्टी के हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला सवाल है, ईयर 2023-2024 के दौरान भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन कितना हुआ है? तो ये हुआ है 1.26887 CR। और इसमें इम्पॉर्टेंट देखिए एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पिछले ईयर के तुलना में अगर देखें तो इस वर्ष यानी 2023-24 में 16.7% की वृद्धि हुई है। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे जो रक्षा मंत्री हैं वो हैं राजनाथ सिंह। अगला सवाल है, त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाला पहला विदेशी कौन है? तो ये और कोई नहीं, ये है हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये प्रधानमंत्री मोदी का 25वां सम्मान है। 24वां सम्मान कौन सा था? तो अभी हाल ही में घाना देश का सम्मान उन्हें मिला है, तो ये 24वां सम्मान था। इसके साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन में। देखिए, इन दोनों देशों के बीच में कुल 6 समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और ये जो सम्मान है ये प्रधानमंत्री मोदी को दिया है प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने। ये जो कमला प्रसाद है ये भारतीय मूल की हैं, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति कौन है? तो क्रिस्टीन कार्ला कंगालू। अब ये जो राष्ट्रपति का नाम भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, अभी हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया हुआ था भारत के उड़ीसा राज्य में, और उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने क्रिस्टीन कार्ला कंगालू को अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया था। तो ये पॉइंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
यहाँ की राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन। तो ये जितना भी पॉइंट्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला है 17th ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? ये हुआ है रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। इसका जो 10वां सदस्य देश है वो है इंडोनेशिया, जो कि 2025 में बना है। 2024 में इसमें 4 सदस्य देश जुड़े हैं, जो कि है इजिप्ट, यूएई, ईरान और इथियोपिया। अगला सवाल है, भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ खुला है? ये खुला है हैदराबाद में और इस क्लिनिक का नाम है सबरंग क्लिनिक। अगला सवाल है, ग्लोबल कॉन्क्लेव ऑन प्लास्टिक एंड सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस का कहाँ आयोजित हुआ है? इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। उद्देश्य क्या है? तो प्लास्टिक के उपयोग को मिनिमाइज करना और प्लास्टिक का रिसाइकल करना, ये मुख्य रूप से इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है EIU यानी कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की वैश्विक जीवन यापन सूचकांक 2025 में विश्व का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है? तो ये है कोपेनहेगन, जो कि डेनमार्क में है। सेकेंड में है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड, और थर्ड पर है वियना, जो कि ऑस्ट्रिया में है। भारत का स्थान इंपॉर्टेंट है, तो देखिए भारत जो है वो 141 पोजीशन पर है। ये दोनों ही राज्य जो हैं ये 141 पोजीशन पर है। तो ग्लोबली देखें तो दिल्ली और मुंबई 141 पोजीशन पर हैं, लेकिन भारत का देखें तो ये दोनों टॉप पर है। इसके साथ में जो सबसे कम रहने योग्य शहर है, यानी कि जो सबसे खराब शहर है, वो है सीरिया का दमिश्क। सीरिया का, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, या तो सबसे कम भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। अगला सवाल देखते हैं। ये आज के वीडियो का हमारा आखिरी सवाल है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये है, पार्वती काली सिंह चंबल लिंक परियोजना के लिए किन 2 राज्यों के मध्य समझौता हुआ है? तो ये हुआ है MP और राजस्थान के बीच में। इस परियोजना से इन दोनों राज्य के 13 जिलों को पानी का लाभ मिलेगा। और ये जो चंबल है ये यमुना की सहायक नदी है। तो इतना सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को लेकर। तो यहाँ पर हमारा वीकली करंट अफेयर्स से जुलाई 1 से लेके 7 जुलाई तक का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने देख लिया है। ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीक फिर से 8 से 14 तक के वीकली करंट अफेयर्स में। टिल देन आप पढ़ाई करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।